नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। मैं हूं स्वाति रायना। आम चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी लागू करने का प्रस्ताव दिया। अब इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि इसके दायरे में देश की लगभग आधी आबादी होगी। आम चुनाव से पहले लागू होने वाली इस योजना में पेंशन, मैटरनिटी से लेकर बेरोजगारी का कवरेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि यह योजना आयुष्मान भारत से कैसे अलग होगी और आज के इस दौर में इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जरूरत क्यों महसूस की गई। अब देखना यह है क्या इस स्कीम के जरिए सरकार अपने वोट्स भी सिक्योर कर पाएगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट। आयुष्मान भारत के साथ ही सरकार ने एक और मेगा योजना का प्लान तैयार किया है। इस योजना को फिलहाल यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा जा रहा है। अभी तक ऐसी योजनाएं अमेरिका समेत दूसरे विकसित देशों में लागू हैं और इनका फायदा उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो जनसंख्या पिरामिड में सबसे नीचे पायदान पर होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की इस योजना में करीब 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे और इस पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लेबर मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि यह योजना आम चुनाव से पहले लागू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का दायरा बड़ा रखा जाएगा ताकि 50 करोड़ वर्कर्स को रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और मैटरनिटी के बेनिफिट्स दिए जा सकें। इससे पहले सरकार ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की थी जिसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 10 साल में 3 चरणों में लागू किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि उसके बाद इसे यूनिवर्सल किया जा सकेगा। पहले चरण में सभी वर्कर्स को मामूली कवरेज दिया जाएगा जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे। दूसरे चरण में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जोड़े जाएंगे। तीसरे चरण में दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जा सकता है। पूरी योजना चरणों में लागू होगी। ठीक इसी तरह योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को भी 4 स्तरों में बांटा जाएगा। पहला चरण, पहले स्तर में गरीबी रेखा से नीचे के लोग होंगे जो सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से जुड़ी लागत केंद्र सरकार इन लोगों की भलाई के लिए वसूले जाने वाले टैक्स से करेगी। दूसरा चरण, कुछ योगदान कर सकने वाले असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को दूसरे स्तर में सब्सिडाइज स्कीमों के तहत कवर दिया जाएगा। तीसरा चरण, तीसरे स्तर में वे लोग होंगे जो खुद या अपने एम्प्लॉयर्स के साथ मिलकर पर्याप्त कंट्रीब्यूशन कर सकते हों। चौथा चरण, चौथे स्तर में अपेक्षाकृत खाते पीते वर्कर्स को रखा जाएगा जो खुद अंशदान कर सकते हों। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि 2019 में भी सरकार को इसका फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब भले ही 21वीं सदी में सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने काफी पहले इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू कर रखी है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यानी अमेरिका में काफी समय पहले से ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू है और कहां-कहां पर है सिस्टम, देखें इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सबसे पहले 1935 में सोशल सिक्योरिटी कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 3 महीने के भीतर 25 मिलियन कार्ड जारी कर दिए गए। उस समय से स्कीम काफी लोकप्रिय साबित हुई और स्कीम का मकसद अमेरिका में गरीब तबके के लोगों को सरकारी स्कीम का फायदा और उनका जीवन स्तर बेहतर करना था। लेकिन इस स्कीम की कामयाबी इतनी ठीक रही कि ये स्कीम आज भी लागू है। जैसे भारत में आधार नंबर है, ठीक ऐसे ही अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो 9 अंकों का होता है। इस नंबर के जरिए अमेरिकी सरकार के पास इस बात की जानकारी भी रहती है कि आपकी कमाई क्या है और आपने सरकार की सिक्योरिटी स्कीम का कितना बेनिफिट लिया है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बेरोजगारी भत्ते के लिए किया जाता है। राज्य और फेडरल सरकार की एजेंसियां सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए बेरोजगारी भत्ते देती हैं, साथ ही रोजगार की दर का आकलन भी करती हैं। अमेरिका में दूसरा इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल मेडिकल फैसिलिटीज में किया जाता है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर अब तकरीबन हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है और जैसे भारत में आधार को लगभग हर चीज से जोड़ने की कवायद हो चुकी है, ठीक ऐसे ही अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर पहचान का जरिया बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितनी कारगर साबित होगी, या फिर इसको हम कहें वोट सिक्योरिटी? वैसे 2019 के चुनाव भी बस आने को है, सरकार के पास अभी 1 साल का वक्त है। कैसे इंप्लीमेंट होगा, जरूरत क्यों पड़ गई? आयुष्मान भारत की का अभी ऐलान ही किया था, उसमें भी तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। आखिरकार इसके लिए जो रकम जुटाई जाएगी वो कहां से जुटाई जाएगी? क्या आम आदमी को ही, जो बाकी आधी आबादी है, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे देने पड़ेंगे? इन तमाम जो सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे आज के शो में। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे परिचय करा दे आप सभी का। हमारे साथ जफर इस्लाम है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला। चलिए, सीपीआई नेता अमीर हैदर जैदी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेश पंत जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर, सामाजिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, अर्थशास्त्री एसके दत्ता हमारे साथ है। और अभी हमारे पास ये खबर आई है कि तहसीन पूनावाला शायद हमारे साथ शो में शामिल ना हो, आगे जैसे अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आखिरकार जिस सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जफर इस्लाम जी, सोशल सिक्योरिटी, 2019 के चुनाव, उससे पहले इतना बड़ा मेगा प्लान, क्या जरूरत थी इसकी? जफर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जफर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जफर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जफर साहब से अभी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन चलिए मैं पॉलिटिकल अब अपने जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात नहीं करके सबसे पहले एक अर्थशास्त्री का यहां पर व्यू लेना चाहूंगी। एसके दत्ता, आप इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमने इस साल देखा एक बहुत बड़ा प्लान आयुष्मान भारत, जिसमें भी बहुत बड़े एक रकम की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। फिर एक सोशल सिक्योरिटी प्लान जिसको सरकार लेकर आना चाहती है, जिसमें 50 करोड़ जो भारतीय हैं उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए के सोशल सिक्योरिटी प्लान की जरूरत पड़ेगी। 3 फेज में होगा, लेकिन ये 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? स्वाति जी, अगर इस देश में कुछ चीजों को लेके अगर पहल हो जो पहले नहीं हुआ है, उसको समर्थन देने की आवश्यकता है, ना कि उसको क्रिटिकली क्रिटिसाइज करें। मैं समझता हूं कि भारत में बहुत ऐसे चीजें हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत ऐसे स्कीम्स आए हैं जो आंशिक रूप से सक्षम रहा है, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो पूरे रूप से सक्षम रहा है। मेरा मानना है कि सरकार की मंशा या फिर सरकार की जो सोच है उसके पीछे बुनियादी कारण क्या है, और क्या केवल ये चुनावी हथकंडे है या फिर उससे भी आगे कुछ है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट के लिए अगर मैं मान भी लूं कि ये चुनावी हथकंडे हैं, चुनावी हथकंडे के माध्यम से अगर गरीब जनता का या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जो अक्सर आर्थिक प्रगति में वंचित रहा है, उनका अगर उद्धार हो पाता है, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की दिशा में अगर लाया जाता है, तो वो कोई गलत कदम नहीं होता है। इस तरह से अगर हम लोग मानेंगे कि ये चुनावी हथकंडे हैं, तो कहीं ना कहीं पे यूपीए सरकार की जो ऋण माफी थी किसानों के लिए, बिल्कुल 1 साल चुनाव से पहले जो 75,000 करोड़ का जो यूपीए ने घोषणा किया था, उसको भी फिर हम लोग चुनावी हथकंडे मान सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि प्रगति अगर हो और डेवलपमेंट अगर हो, और जो हम लोग डेवलपमेंट एट द लास्ट लेवल जिसको कहते हैं, या फिर गवर्नेंस एट द लास्ट लेवल जिसको कहते हैं, जो अंतिम लैडर के अंतिम ढांचा में जो लोग हैं, उनको वंचित दिशा से एक सूक्ष्म दिशा में लाने की अगर प्रयास की जाती है, तो वो कोई गलत नहीं होता है। ठीक है। जहां बात आती है कि पैसा कहां से आएगा, रकम कहां से आएगा,
मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार जब इस तरह की पहल करती है वो सोच समझ के पहल करती है, और कहीं ना कहीं पे उसका आवंटन कहां से हो और उसकी पैसा इकट्ठा कहां से हो उसके बारे में भी सरकार सोचती है। आयुष्मान वाला जो स्कीम के बारे में आपने उल्लेख किया है, आयुष्मान स्कीम के बारे में जब घोषणा हुआ था उस समय भी इस तरह की चर्चाएं आई थी कि आखिर ये पैसा या फिर साधन कहां से जुटाया जाएगा। और हाल ही में भारत सरकार के जो एक तरह से जो घोषणाएं हुई हैं कि कौन सी दिशा से इस रकम को लाया जाएगा या फिर साधन कहां से जुटाया जाएगा, मैं समझता हूं कि उसी तरह से शायद ये चीज हो सकती है। आप सही मानते हैं सोशल स्कीम को? सही है और सही दिशा में है। महत्वपूर्ण ये है कि ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड लेवल पे इसको किस तरह से उंगली जामा पहना, बिल्कुल इंप्लीमेंट कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल ये कि इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा और किस तरीके से। जफर इस्लाम जी हमारे साथ हैं। अब आपको हमारी आवाज आ रही है जफर जी? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इसके लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने की एक ही मंशा है, सिर्फ एक ही मंशा, गरीबों का उत्थान। ऐसे लोग जो किसी तरह से वंचित हैं या कि परेशानियों के दौर से गुजरते हैं या उनको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है, सरकारी सपोर्ट को, जो आज तक नहीं हो रहा था वो होना चाहिए। और इस दिशा में हमारी सरकार शुरू से सोच रही है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी देखें तो उस फिलॉसफी सबसे पहले हमारे पहला बिंदु पे जो काम होता है वो गरीबों का उत्थान और उसके बाद किसानों को। तो इसलिए हमारे फिलॉसफी है और हम उस फिलॉसफी के बेसिस पे काम कर रहे हैं कि हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि ऐसी स्कीम जिससे गरीबों के लिए जिंदगी में राहत आए, उनकी जो तकलीफ में, जब उनके जैसे आप जो हमने आयुष्मान स्कीम आया उसमें क्या है, उसमें आज तक हॉस्पिटलाइजेशन में के लिए पॉसिबल नहीं होता था एक आम इंसान को। बीमार पड़ने के बाद तो पता नहीं कहां जाए, किस हॉस्पिटल में जाए, आज उसके वो फ्लेक्सिबिलिटी है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी स्कीम दुनिया आयुष्मान भारत से अलग कैसे है जफर जी? यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब दो बड़ी स्कीम्स, मतलब आयुष्मान भारत को विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बताया गया है। मतलब दोनों बड़ी स्कीम्स अगर सरकार लाना चाहती है तो इसके पीछे क्या मंशा है? मतलब एक ही साल के अंदर, जब ज्यादा समय भी नहीं बचा है सरकार के पास, अब चुनावों में सब पार्टियां चली जाएंगी, तो इन दोनों बड़ी स्कीम्स को लाने के पीछे क्या, मतलब अलग कैसे है इसमें? आयुष्मान भारत सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या अंतर है? जफर साहब, चलिए जफर साहब से फिर मैं बात करती हूं। जैदी साहब, जफर साहब को आपने सुना कि क्या मंशा है इसके पीछे, गरीबों का उत्थान, और काफी समय से सरकार इसके पीछे सोच रही थी, लेकिन हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि अभी इसको लाने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, कोई भी योजना 2019 के लिए नहीं है इनके पास। जो भी जिले इलाही करेंगे वो 2022 के बाद करेगा। कौन यकीन करेगा इनके ऊपर? इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि देश यकीन करना इनके ऊपर मुश्किल है। जिस तरह सबके खातों में 15-15 लाख रुपए चले गए, जिस तरह 2 करोड़ रोजगार इन्होंने हर साल सृजित कर दिए, तो ये एक चीज कहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी अपने जो इनके एमपी हैं उनसे बुला के ये ऐलान करा दें या मालूम करा दें कि हर लोकसभा क्षेत्र में जहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, एमपी अपना एक विकास कार्य बता दे पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और जो विधायक है बीजेपी के वो आके बता दे कि हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में ये विकास कार्य किया, जनता से जुड़ा हुआ। मैं मान लूंगा ये स्कीम भी लागू हो जाएगी। आप ये उस तरह से कर रहे हैं जैसे एक ग्वाला जंगल में जाके रोज शेर चिल्लाता था, झूठ बोलता था। तो ये ऐसे विकास चिल्लाते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। नहीं तो 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा जैदी साहब, आयुष्मान भारत हमने कब कहा नहीं होगा? जब सबके खातों में मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं जो योजनाएं आज तक हुई उन पे ही सवाल है। क्या सबके खातों में चले गए? 2 करोड़ रोजगार मिल गए, किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल गया, जो इन्होंने योजनाएं सबको बताई थी और बताते चले आ रहे हैं? कुछ नहीं मिला।
तो ये जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है और झूठ बोलने के लिए घृणित कार्य इन्होंने किया है। हर चीज में तो मैं करते हैं, जिले लाई, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब जाके विदेश में कह दिया हमारे यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो भ्रष्ट हैं। ये जाके विदेश में जाके वहां से घोषणाएं करते हैं, यहाँ पे सारा काम ये वर्ल्ड फेमस करते हैं। बलात्कारियों का समर्थन वर्ल्ड फेमस, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा वर्ल्ड फेमस, किसानों को नक्सलवादी बताना वर्ल्ड फेमस, छात्रों पर सेडिशन चार्ज लगाना वर्ल्ड फेमस। सारे काम जो करते हैं वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। किसने कहा किसानों को आज तक नक्सलवादी? किसी ने छात्रों पर सेडिशन चार्ज लगाया? किसी ने दलित के एक नेता को पकड़ के बगैर किसी आरोप के, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आतंकवादियों को छोड़ने का ये काम करते हैं। अमीर जैदी साहब उस तरफ नहीं जा रहे हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो सारे काम वर्ल्ड फेमस ये कर रहे हैं। ठीक है, सारा देश जान रहा है। उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पर फिलहाल ऐसी स्कीम की बात कर रहे हैं जिससे कि 50 करोड़ लोगों को, भारतीयों को फायदा होगा, जो कि इसके हकदार है। जुबान में, जिले लाई के भाषण में कि जिले लाई पूछ लेंगे, हम पूछ रहे हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। भाइयों और बहनों, मैंने आपको 2 करोड़ रुपए दूं, नहीं जैदी साहब 3 दूं, 4 दूं, 5 दूं, चलो 50 दे दी। जैदी साहब, अरे जिले इलाके का अपना खजाना है क्या? कभी तो यूं कहते मेरी सरकार ने योजना लाई। जैदी साहब, मैंने ये जनता सब जानती है। जैदी साहब, जनता सब जानती है। हाल फिलहाल में चुनावों में जनता का वर्डिक्ट भी सब कुछ बता देता है कि वो किसके लिए, किसके काम को वोट देती है। चलो उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारे मोहल्लों में दुष्यंत नागर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसा फायदा देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि एस.के. दत्ता जी ने बताया, स्कीम की तो आलोचना नहीं की जा सकती और ना उसको गलत ठहराया जा सकता। गरीबों को सहारा देने के लिए कोई भी स्कीम है तो उसका स्वागत होना चाहिए। जैदी साहब का भी अपना दर्द है, वो अपनी जगह जायज है। बहुत सारे वादे हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की जो इंटेंशन है उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है। यूपीए ने लास्ट में एक स्कीम बनाई थी, राइट टू फूड, और उसको नई सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आते ही उसको साइड कर दिया, उसको किनारे कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया। वो अगर स्कीम होती तो आज भूख से मौतें नहीं हो रही होती, देश में आज खाद्यान्नों की कीमतों के ऊपर इतना दबाव नहीं होता। सरकार ने लेकिन उसको इसलिए कि वो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाई थी उसको साइडलाइन कर दिया। उसको भी लागू करना चाहिए था। वो भी गरीबों के लिए, देश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती थी। गरीबों के जीवन में उससे परिवर्तन आ सकता था। अब ये स्कीमें लागू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच। तो हम स्कीम पर स्कीम नहीं देखना चाहते हैं, हमें स्कीम पर स्कीम नहीं देखनी, हमें देखना है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है और जिन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए कितना फायदा मिल रहा है, चाहे वो पिछली सरकार हो, यूपीए की सरकार हो या फिर अभी एनडीए की सरकार हो। लेकिन अभी हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेश पंत जी भी हैं और साथ ही सामाजिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा भी हैं। और प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करते हैं, पिछली सरकारों ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली, यहां पर भी हम एक साल में 2 बड़ी बड़ी आयुष्मान भारत स्कीम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम देखते हैं। इन स्कीम्स को आप किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई ये गरीब लोगों के उत्थान के लिए सही स्कीम्स हैं? सही स्कीम्स इसलिए कह रही हूं, क्या इंप्लीमेंटेशन इसका हो पाएगा समय पर? देखिए, इसमें इंप्लीमेंटेशन से हटके भी मैं बात कहूंगा कि आर्थिक नीति के अगर टर्म में देखें तो पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत अंतर नहीं है। ये नव उदारवाद का दौर चल रहा है। नव उदारवाद में उन्मुक्त बाजार की संस्कृति है। बाजार को स्टेट जो है सपोर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया में असमानता बढ़ रही है। ये हमारी आर्थिक नीति है। अब ये है कि चूंकि चुनाव लड़ना है और हम जानते हैं कि आधी से ज़्यादा आबादी जो है गरीबी रेखा के आसपास है, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो इसमें मैं केवल भाजपा सरकार को नहीं दोषी मानूंगा। पिछले 20 साल से जितनी सरकार आई है, आर्थिक नीति के मामले में कोई बहुत अंतर नहीं है। और तो उस हिसाब से फिर इम्प्लीमेंटेशन का एक सवाल आता ही है, क्योंकि जो आपकी मशीनरी है वो कहाँ तक वो पहुँच पाती है। लेकिन जैसे कि आप पहले पूछ रहे थे कि आयुष्मान भारत और इसमें क्या अंतर है, आयुष्मान भारत में भी अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो फिर गरीबों के लिए एक इस तरह की स्कीम करने से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ एक रिलेटिव होता है।
कुछ लोग अगर बेतहाशा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, तो कितना सम्मान, कितनी डिग्निटी रहेगी। केवल हम ये चाहते हैं कि गरीब किसी तरह से केवल जिंदा रहें गुट गुट के, यही सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो मुझे तो काफ़ी कंट्राडिक्शन दिखता है कि जो आपकी आर्थिक नीति है और जो इस तरह का एक, मैं कहूँगा, सोशल फेस जो आप दिखा रहे हैं, तो मुझे एक कंट्राडिक्शन दिखता है। ठीक है, अब मैं पुष्पेश पंत जी के पास जाऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी पक्षों की राय उन्होंने सुनी है। पुष्पेश जी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका नजरिया अब हम जानना चाहेंगे। गरीबों के उत्थान के लिए एक स्कीम लाई गई है, आयुष्मान भारत भी लाई गई, आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अरविंद जी से बहुत हद तक सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जिस देश में सामाजिक विषमता इतनी है कि आप कह रहे हैं हमने 50,000 करोड़ों के लोगों के लिए, आबादी के आधे हिस्से के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी महत्वाकांक्षा परियोजना बनाई है, तो आधी आबादी लगभग आपकी उस सामाजिक सुरक्षा की बैसाखी पर जीवित रहेगी, और बाकी जो आबादी का छोटा हिस्सा है, बाकी आधी नहीं, 5% या 10%, वो अरबपति, खरबपति, करोड़पति होगा। उसके लिए निजी अस्पताल होंगे, निजी स्कूल होंगे, और उनकी जीवन यापन शैली बिल्कुल फ़र्क होगी। तो इसमें कितनी देर तक देश में सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता बची रह सकती है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि ये कहना सरासर बेवकूफ़ी है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए कही गई है। मोदी स्वयं एक घोषणा कर रहे हैं कि 10 साल की योजना है, पहला चरण होगा, दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा। तो वो पुराना शेर है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लोग पिछले 4 साल में जो वादे किए गए थे, उनमें से कितने लागू हुए हैं, उसके आधार पर सरकार को मत 2019 में देंगे या नहीं देंगे। मगर ये सोच के कि 10 साल में कोई योजना लागू होने वाली है, उससे कोई भ्रम में पड़ेगा, झांसे में आएगा, मुझे लगता है भारत का आम आदमी या मतदाता इतना मूर्ख नहीं है। तीसरी बात यह है कि बिल्कुल अरविंद भाई सही कह रहे थे कि नव उदारवाद के इस दौर में भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनकी पॉपुलिस्ट, लोक हितकारी कहिए या लोकप्रिय कहिए, लोक लुभावन कहिए, नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो वो किस हद तक लागू होती हैं, ये देखने लायक होगा। तब तक मेरे ख्याल में जल्दबाजी है। अभी चुनाव के संदर्भ में सब चीज़ें न देखें, वो महाभियोग का प्रश्न हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण परियोजना हो। जी जफर जी, क्या जवाब देंगे? सोशल सिक्योरिटी है या वोट सिक्योरिटी है? देखिए, लोगों का अपना अपना नजरिया हो सकता है, इसलिए कि वो एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। गरीबों के बारे में जब सोचेंगे तो शायद ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी उनकी। ये मैंने जैसे पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, ये सोशल सिक्योरिटी एक ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो कि बड़े खुशगवार जिंदगी गुजार रहा और उसको किसी तरह की तकलीफों का कभी जरूरत अगर हो भी गया तो उसके पास इतने साधन है कि उसको आराम से उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास साधन नहीं है, जिनको इस तरह की सिक्योरिटी स्टेट से चाहिए, सरकार से चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार सोच रही है। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय और उसको किसी और पॉलिटिकल कलर देने के बजाय इस स्कीम के बारे में, गरीबों के बारे में सोच के, और आप कहना चाहिए कि हाँ ये स्कीम सही है, अगर ये इम्प्लीमेंट सही से हो, स्कीम सही है, गरीबों के लिए है। अगर इसको आप पॉलिटिकल कलर देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, बस ये आपको राइट है। जफर साहब, ये बात मुझे बताइए, इम्प्लीमेंटेशन, जो एयर कंडीशन जमीन पर ये स्कीम कैसे उतरेगी, कैसे सही लोगों तक पहुंचेगी, उसका क्या प्लान है? 2 लाख करोड़ रुपए जो इसमें खर्च होंगे अगले 5 से 10 साल में, और 20,000 करोड़ रुपए जो पहले फेज में खर्च होने हैं, वो कहां से आएंगे? वो किससे लिए जाएंगे? क्या आम आदमी, मिडिल क्लास से लिए जाएंगे? किन से लिए जाएंगे? सुनिए, देखिए, बजटरी एलोकेशन जब होता है किसी भी स्कीम के लिए तो सरकार पे छोड़ दिए कैसे एलोकेट करेगी, कहां से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेगी, कहां इस तरह के सोशल सिक्योरिटी को फंड करेगी, ये सरकार पे छोड़ दिए। इसलिए कि अगर आप देखिए सरकार की नियत और नीति और उसके अचीवमेंट, तो 2014 से अभी तक देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 2% टू जीडीपी कम हुआ है, इसलिए कि सरकार उस तरह से और उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों के लिए काम करने की जफर साहब, अब तक ऐसी स्कीम्स का भार किस पर पड़ा है? किए हैं तो अब तक ऐसी स्कीम्स का भार किस पर पड़ा है और किसने ऐसी स्कीम्स के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आधी आबादी की बात कर रहे हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए बाकी जो 60% जनता है उन्हीं से पैसे लिए जाएंगे ना? स्वाति जी, मैंने वही कहा ना।
स्वाति जी, मैंने वही तो कहा कि आप ये सरकार पे छोड़ दीजिए। हमारी सरकार कुछ जैसे 2% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम किया, कैपेक्स को ऐसी मेंटेन किया और गरीबों के लिए नई स्कीम्स लेके आए, किसानों के लिए लेके आए, राहत लेके आए और बहुत सारे ऐसी स्कीम जो पिछड़े वर्गों के लिए लेके आए। जाहिर है उसको एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया, लेकिन इस तरह की स्कीम को फंड किया। वैसे ये भी जब स्कीम आएगी तो इसका बजटरी एलोकेशन होगा, फंड होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए अभी स्कीम आएगी, कैसे फंड होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे उनकी मानसिकता इतनी घटिया है। ये जैदी साहब जो अभी से उसका क्रिटिसिज्म कर, अरे भाई 60 साल 70 साल एक एक करके बात करेंगे। जफर साहब और जैदी साहब, आप ये बता दें कि आपके कौन से विधायक ने अपनी नहीं, मैं तो देखिए मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, गरीबों के मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता। ये इनकी आदत गंदी है। नहीं जैदी साहब, आप उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। इनको जो बोलना है बोले, मेरी बात खत्म हो जाए, फिर इनको जो बोलना है। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की गरिमापूर्ण नहीं, लेकिन जैदी साहब एक बात बताइए, आपकी पार्टी तो किसानों मजदूरों की पार्टी कहलाती है। अब जब उनके लिए ही कोई बड़ी स्कीम लेकर आ रही है तो क्या परेशानी? अरे ये लोग परेशानी है क्या? चाइना गवर्नमेंट की पार्टी है, चाइना और पाकिस्तान। कम से कम ये कुछ कर तो रहे हैं, जनता के फिक्र क्या है? कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। चाइना है, चाइनीज और उस मानसिकता के लोगों के लिए ये देश का अधिकार, खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार सब तो डब्बे में बंद है। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप सिर्फ स्कीम का नाम बदल के देश का विकास, ये कहते हैं कि हमने स्कीम का नाम बदल दिया। देखो हम आयुष्मान भारत लाए, आप देखो भाई, परसों कुछ और हैदर जैदी आपके बारे में आपके मानसिकता लोगों को मालूम है। वो क्या करते हैं? आप लोगों का उत्थान नहीं चाहते, गरीबों का उत्थान नहीं, उनके उसके आप लोग यहाँ तक बढ़े हो। खत्म हो जाए आज चाहते हो नहीं कि उनकी जिंदगी में उनको आप लीड करने में कामयाब होते हैं। आज देश की जनता आप लोगों से इस तरह से करती है, आप हम लोगों को इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई स्कीम ठीक है जैदी साहब एक मिनट, उसके बाद मुझे उसके बाद दुष्यंत नागर और दत्ता जी के पास जाना है। एक मिनट होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं करते हैं। दैट सजेस्ट जफर जी ये बात मुझे बताइए। अब एक साल लगभग एक साल बचा है सरकार के पास, और एक बड़े सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरफ इस वक्त देख रहे हैं जो कई करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी। कितने जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, इस पर काम किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव आ जाएंगे और उसके पहले काम नहीं हो पाएगा? जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम की हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा हमें जमीनी हकीकत नहीं दिखाई देगी। नहीं, मुरारी लाल के सपने दिखा रहे हैं देश को। देखिए स्वाति जी, मैं फिर से कह रहा हूं एक बार कि इसको आप पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए, उस नजरिए से कि ये आप मुरारी लाल के सपने दिखा रहे हैं। जैदी साहब आप क्यों नहीं उन्हें बात पूरी करने दे रहे हैं? ये क्या कौन सी योजना? जैदी साहब जो देश में आप भ्रम फैलाने की कोशिश को बताओ भाई कि थोड़ा जैदी साहब कोई इसको आप क्यों रखते हैं चैनल पे? हम 10 साल के बात करेंगे। अरे 2019 में आप जाने वाले हो। अरे चुप रहो, 10 साल के बाद तब बताऊंगा। 2019 में क्या क्या वो बताए ना। नहीं, आपकी पार्टी ने पिछले कुछ समय में आपकी पार्टी ने कौन से बड़ा फैसला लिया है? जैदी साहब आपकी पार्टी ने पिछले कुछ समय में कौन सा बड़ा फैसला लिया है? जैदी साहब रुक जाइए। जैदी साहब आपकी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर। जैदी साहब आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही। सिर्फ जफर जी बोलेंगे। जफर जी जवाब दें। जफर जी बात पूरी कीजिए। देखिए इसका फीडर ऑन कीजिए। ये इंसान जो है बीच में डिबेट नहीं करने दे रहे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अरे चुप रहो भाई, सुन लो। देश चाइना के गोद में खेलने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा मत बोलो। तुम्हारी वजह से देश का ये हालत हुआ है। चाइना के गोद में खेलने वाले लोग, पहली फुर्सत में चाइना के गोद में बैठ जाने वाले लोग हो तुम। बात मत करो यहाँ पर। सुन लो बात, काम की बात कर रहे हैं, गरीबों के बारे में बात करें, गरीबों के उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए इसको देखिए कि एक स्कीम है। स्कीम में खामियां हो सकती है, अच्छाई हो सकती हैं। उनके बारे में क्रिटिसाइज करेगा, मैं उसको बड़े अच्छे से रिसेप्टिवनेस हमारे तरफ से होगा कि हाँ आपके पास कुछ नॉलेज ऐसा जो आप शेयर कर रहे हैं देश के उन लोगों के लिए जिससे इससे फायदा हो सकता है। लेकिन इस स्कीम के बारे में इस तरह से
क्रिटिसिज्म गलत है आपका और नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मैं बार बार कह रहा हूं इसको पॉलिटिकल चश्मे से ना देख के, कोई पॉलिटिकल फायदे से ना देख के, इसको हम पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखते हैं, इसलिए मैं इसके दत्ता जी के पास जाऊंगी। पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखते हैं क्योंकि इन्होंने शुरुआत में कहा था कि देखिए क्रिटिसिज्म तो पार्ट ऑफ जो भी हम एनालाइज करते हैं वो है, पॉलिटिकल चश्मे से भी नहीं देखते हैं दत्ता जी, लेकिन फिर भी जितने 2 लाख करोड़ रुपए की स्कीम के लिए जरूरत है, सवाल वही है वो आएंगे कहां से? स्वाति जी, पॉलिटिकल चश्मे से भी आप अगर देखें वो कोई अनुचित नहीं है, पर सही दिशा में हो वो पॉलिटिकल चश्मा केवल मतलब गुमराह करने के लिए हो तो वो उचित नहीं होता। चश्मा जो है वो जैदी जी आप प्लीज बीच में मत टोकिएगा, आपकी बहुत गंदी आदत है बीच में टोकने का, नहीं बहुत गंदी आदत है आपकी बहुत गंदी आदत है बीच में टोकने का, मैंने आपने जब अपनी बातें रखी, अपनी बातें रखी, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका जब आपने बातें रखी। क्यों आप ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं? मैं उठ जाऊं क्या डिबेट से? उठ जाऊं क्योंकि आपके जैसे लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं, आपके जैसे लोगों के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूं। आपकी आदत होती है कि आपके हित में कुछ चीजें ना हो तो तुरंत उसमें मोहरा लगा दे और गुमराह कर दे लोगों को, ये आपकी आदत होती है कि आपकी दिशा में अगर कोई बात ना हो तो तुरंत आप उसमें मोहरा लगा दो और कुतर करके उसको डाइवर्ट कर दो। शांति से, थोड़ा शालीनता से सुनने की प्रयास कीजिएगा। दत्ता जी, जैदी साहब आपसे सवाल पूछती हूँ। नहीं जैदी साहब, आपको क्योंकि बार बार शौक है बीच में सबके टोकने का। नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले जैदी साहब देखिए, पहले सुनिए मेरी बात। जैदी साहब एंकर मैं हूँ, मैं बीच में बोलूंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं जैदी साहब, नहीं क्यों बोले आप कौन होते बोले? आप होते कौन है ये बताने वाले? दत्ता जी एक मिनट, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट ना, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कर लिया ऐसे पिछले कुछ समय में? आपका इकोनॉमिक मॉडल तो पूरे दुनिया में साफ, आप बताइए आपकी पार्टी ने क्या कमाल किया किसानों के लिए? आपकी इकोनॉमिक मॉडल पूरे दुनिया में साफ हो तो आप काम बता दीजिए ना मुझे, आप मुझे कोई बड़ा काम बता दीजिए जो किया पार्टी ने। बंगाल से भी सुप्रा साफ हुआ, आपका इकोनॉमिक मॉडल कौन सा रहा है? आपका इकोनॉमिक मॉडल कौन सा रहा है? दुनिया भर से आपका इकोनॉमिक मॉडल के सुप्रा साफ हो। आप ये कह के मैं पहले आपने गिरिबान में आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, बोलते हैं फिर ये नहीं जैदी साहब आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए आप बीच में चिल्ला रहे हैं शो में, इसलिए आप बीच में चिल्ला रहे हैं शो में, और जब आपकी बारी नहीं है फिर भी आप बोल रहे हैं। ये डिस्कशन की मर्यादों को आप लांघ रहे हैं, ये जिम्मेदार चैनल है, आप इसमें से चिल्ला नहीं सकते। मैं आरएसएस का प्रवक्ता हूँ, मैं शांति के साथ। जैदी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, आप अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिना दीजिए ना, आप अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिना दीजिए जयदी साहब। दत्ता जी एक मिनट, पार्टी की उपलब्धियों को गिना दीजिए और ये भी बता दीजिए कि जिन स्टेट्स में आपकी पार्टी अब नहीं रही है और जहां रही है वहां पर क्या वजह रही कि इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी अब कोई नामो निशान नहीं बचा है। 37 साल बंगाल के अंदर हुकूमत की, 37 साल का इनकम्बेंसी होता है कुछ, इनका 4 साल का जितना है उतना नहीं, क्या मुझे बता दीजिए ना, बड़ा ऐलान बता दीजिए ना। नहीं जयदी साहब बता दीजिए ना, किसान मजदूरों के लिए क्या बड़े ऐलान कर दिए, क्या बड़े ऐलान कर दिए किसान मजदूरों के लिए? क्या कर दिए बड़े ऐलान? नंबर 1 है, लेकिन पूरा सोशल मीडिया झूठ चलाए कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करती है, हमारी आर्थिक नीति इनसे अलग है। ये जैदी साहब एक होता है आर्थिक मुद्दों के अंदर आर्थिक एजेंडे के ऊपर बात की। जैदी साहब एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप इससे लड़ाई क्यों करें बीच में? आप हर एक के बीच में जब आपकी बारी आए आप अपने फैक्ट्स के साथ अपनी बात सामने रखिए, दूसरों की बात काट के मत रखिए। ऐसे तो लगता है कि आप हर एक किसी की बात में बीच में कूद के अपनी बात रखना चाहते हैं। ये डिबेट ऐसे ही लग रही है, ये डिबेट ऐसी लग रही है। दत्ता जी इसके बारे में मैं जरा बता दूं, जो आपने सवाल किया था कि ये एलोकेशन जफर जी मैं आ रही हूं आपके पास, हाँ। या फिर पैसा कहां से आएगा, साधन कहां से जुटाया जाएगा। सरकारी रेवेन्यू कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो सरकारी रेवेन्यू कलेक्शन काफी हद तक संतुलित दिशा में है।
मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति और समाज के लिए काम करे, और उस दिशा में कोई भी चीज की घोषणा अगर होती है उसका जो रेवेन्यू जो बोझ है या फिर जो साधन है वो भी सरकार की बनती है। और मेरा मानना है कि जिस तरह का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसके माध्यम से सरकार इस स्कीम को चला सकती है। अंत्योदय की फिलॉसफी के हिसाब से ये स्कीम को लाया गया है, और वो अगर उचित दिशा में एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके अगर तब्दील हो तो तब तो सही रहेगा। मैं दुष्यंत भाई के इस बात से भी सहमत हूं कि राइट टू फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहा है यूपीए सरकार की। उस स्कीम को लेके भी मौजूदा सरकार थोड़ा सा गंभीरतापूर्ण सोचे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे गरीब जनता के साथ जुड़ा हुआ स्कीम था और अंत्योदय की दिशा में ही था। ये दोनों स्कीम को सरकार अगर चाहे तो क्लैप करके कर सकती है, और क्लैप करके अगर कहेगी तो बहुत ही बेहतरीन दिशा में एक कामयाबी कदम होगा। महत्वपूर्ण ये होगा कि स्टेट के ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे लागू कर। जफर जी के पास मैं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे साथ और है इस डिस्कशन में शामिल, उन्हें कहीं जाना है। लेकिन जफर जी, सरकार की कुछ योजनाएं जैसे किसानों की आय दोगुना करने की योजना, अब उसमें एक और आयुष्मान भारत एक और स्कीम जुड़ गया जिसमें और गरीब परिवारों के यहाँ पर हेल्थ केयर की बात कही गई। अब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसकी एक और बड़ी स्कीम लेकर आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आ सकती है, और उसको दूर करने के लिए मतलब ऐसे लोगों को ना फायदा पहुंच जाए जो कि इससे पैसा बनाना शुरू हो जाए, इसको सुनिश्चित कैसे करेगी सरकार? देखिए स्वाति जी, आपका बिल्कुल उचित सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल साधारण तरीके से दूंगा कि ये बहुत बड़ी स्कीम होगी, और जब रोल आउट होगा तो उसके पीछे काफी लोगों को फायदा होगा, और इसके पीछे सोच होगी बहुत लोगों की ताकि इसको सही से रोल आउट किया जाए। हर बिंदुओं पे काम होगा ताकि रोल आउट करने के बाद किसी को दिक्कतें ना, और जो बेनिफिशियरी, जैसे आपने देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप देखिए आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब हमने जनधन स्कीम को लागू किया तो जनधन स्कीम के थ्रू आज कितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आप देखिए 150% जम है इस साल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जिस लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, इसी सरकार ने की। लेकिन आमिर जैदी जैसे लोग जो चाइना के गोद में बैठ के देश की सिर्फ बुराई करना जानते हैं, जिस जिस जगह पर वो सरकार बना के रखा वहाँ सवाल पूछा है, मुझे पॉइंटेड जवाब दीजिए। पॉइंटेड जवाब चाहिए मुझे, पॉइंटेड जवाब मुझे चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए स्कीम उन तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? मुझे पॉइंटेड जवाब चाहिए इसका। अब इसीलिए मैंने कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण है जनधन योजना आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी थी। हो सकता है कि कांग्रेस के और इसमें सीपीआई के लोग को दिक्कतें आ रही होंगी, इसलिए कि जो बीच में ये जो बिचौलिया होके खाते थे वो बंद हो गया। अब बेनिफिशियरी को जाता है हमारे पास आधार कार्ड के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोगों के डिटेल्स हैं, और हम उसका यूज करके हम सही बेनिफिशियरी को जो डिजर्विंग है उन लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए, मैं डिबेट में पहले पनामा पेपर लीक में हमारा नाम नहीं आता है, आपके लोगों का नाम आता है, ये भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री के बेटे का गरीबों के पनामा पेपर लीक में किस-किस का नाम है, कौन-कौन दलाली खाता है, ये गरीबों की चिंता नहीं कर सकते, चाइना की चिंता करेंगे। चाइना कुछ कमेंट करेगा तो उनके साथ रहेंगे, देश के गरीबों के समझौता कहीं न कहीं खून चूस के पूरा योगदान रहा है, वरना हमारा नकाब खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देश जान जाएगा। ठीक है, ये हमारा नाम बता दीजिए। ऐसे तो कई परतें खुलेंगी, हर एक पार्टी की परतें खुलती जाएंगी और डिस्कशन चलता रहेगा। मैं अब पुष्पेश पंत जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम बहुत सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, और वो योजनाएं जिन लोगों के लिए होती हैं, वो योजनाएं जो जिन लोगों के लिए बनी उन तक पहुंचती नहीं है। कहीं हमने ऐसा कोई टारगेट तो सेट नहीं कर दिया, हमने मतलब सरकार ने कोई ऐसा टारगेट तो नहीं सेट कर दिया है जिसको असल में इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए आने वाले समय में।
नहीं, देखिए मुझे लगता है कि दत्ता जी कुछ समय पहले बात कह रहे थे कि जो चीज़ पहले हुई है ठीक से नहीं हुई है, हम ये मानकर चलें कि हर नई योजना भी वो गलती का शिकार होगी, ये भी बहुत कुछ अक्लमंदी का काम नहीं है। कई बार महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, उनके लिए साधन जुटाए भी जा सकते हैं, वो लागू भी ठीक से होती हैं, कई बार रास्ते में रुकावटें भी आती हैं, मगर मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी प्रतीक्षा की ज़रूरत है। यदि 10 साल की कोई योजना घोषित की गई है जिसका पहला चरण अगले चुनावों के, लोकसभा चुनाव के बाद शायद संपन्न होगा, उसको लेकर हम अभी से मानकर चलें कि चुनावी हथकंडा है, इसमें जरूर कहीं ना कोई झांसा है, कोई जुमला है, वो मुझे बहुत अक्लमंदी नहीं लगती। जो चिंता का विषय है, मुझे लगता है कि अरविंद भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नव उदारवादी आर्थिक विकास के इस दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, कोई खास फर्क भाजपा की नीतियों में और कांग्रेस की नीतियों में नहीं है। मगर कुल मिलाकर दोनों राष्ट्रीय संसाधनों का यदि उपयोग गरीब और वंचित के लिए करते हैं तो उसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि जो अनुभव है वो सिखाता ये है कि जो वादे किए जाते हैं, नामकरण बदल जाता है, बात यथास्थिति वहीं की वहीं रहती है, कुल संसाधन भी उतने ही हैं। और मैं जफर भाई से सहमत नहीं हो सकता हूँ जब वो कहते हैं हम पर भरोसा कीजिए, मान लीजिए सरकार सब कुछ सोच समझ कर करेगी, सरकार का काम करने का तरीका होता है, सरकार संसाधन जुटा लेगी। तो सरकार कोई ऐसी माई बाप ईश्वर भगवान नहीं होती कि वो अपने बूते पर सब कुछ कर लेगी। जनतंत्र में नागरिक को पूछने का हक है कि आप राजस्व कहाँ से लाएंगे, कैसे खर्च करेंगे और इसका बोझ कौन वहन करेगा। मुझे लगता है कि ये बातें बिल्कुल पूछी जाने लायक हैं, जनतांत्रिक हैं, और जनतंत्र में हर चीज़ राजनीति के चश्मे से देखी जा सकती है। राजनीतिक दलगत पक्षधरता के आधार पर आलोचना भी हो सकती है, मगर मेरे ख्याल में ये तर्कसंगत बहस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कौन थे और मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जी जी, और क्या ये जो स्कीम है वो वाकई मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगी? हमारे साथ अब जफर इस्लाम जी हैं नहीं इस डिस्कशन में शामिल। आज हम बात करें यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, जिसको मोदी सरकार लाना चाहती है, जिससे कि 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन 2019 चुनावों से पहले इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाना, क्या ये सोशल सिक्योरिटी है या फिर वोट सिक्योरिटी? हमारे साथ पास बिल्कुल आखिरी कुछ समय बच गया है, इसलिए सबसे पहले अब प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा आपसे इस आखिरी सेगमेंट पे शुरुआत करती हूँ। चलिए एक सेकंड मान भी लिया जाए कि हाँ, अब इसको अगले चुनाव तक इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, लेकिन चुनौतियां और कई कठिनाइयां भी सामने आ सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो? प्रोफेसर मिश्रा सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए पुष्पेश पंच जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मुझे लगता है सबसे बड़ी कठिनाई और चुनौती सरकार के सामने ये होगी कि इस योजना की घोषणा को जनता के सामने विश्वसनीय बनाया जा सके। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये चुनावी घोषणा गेम चेंजर नहीं होगी, क्योंकि गेम जो जितना बदलना है बदल चुका है। वोट अगर मिलेगा तो मोदी की नेतृत्व की सफलता जो पिछले 4 सालों की है, उसमें जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे किए गए हैं, महंगाई कहाँ पहुँचती है, सामाजिक सद्भाव कितना बचा रहता है, कानून का राज वास्तव में भाजपा शासित प्रदेशों में अक्षत है कि नहीं है, इन मुद्दों पर जनता वोट देगी, न कि इस पर कि आगामी 10 सालों में कौन 4 चरणों में क्या चीज़ होने वाली है। जी बिल्कुल। एसके दत्ता साहब, अभी तो हमारी लगभग 125 करोड़ या 130 करोड़ की आबादी है, अगले 5 से 10 साल तक का ये प्लान है। आगे आने वाले टाइम में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बदल जाएगा, तो बेशक बदल जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, और अभी तो मतलब पॉजिटिव दिशा में है डेमोग्राफिक डिविडेंड, पर आबादी को अगर रोका नहीं जाता है तो ये डिविडेंड आगे जाके खतरनाक साबित हो सकता है देश के आर्थिक विकास के लिए। तो ये एक बहुत चुनौती का विषय भी बेशक होगा। जहां बात आती है इस स्कीम को लागू करने की और कितना कामयाब हो सकता है, कामयाब तभी हो पाएगा जब संतुलित दिशा में स्टेट के ब्यूरोक्रेसी को इस पूरे स्कीम को लागू करने में इन्वॉल्व किया जाए, और स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स की सहयोग बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में और एकदम बिल्कुल जो अंतिम जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है वहां पे लागू करने के लिए वहां के जो
पंचायत का जो ढांचा है, पंचायत के ढांचा को इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक होगा, तभी जाके कामयाब हो सकता है। और कामयाब अगर होता है, अगर संतुलित दिशा में इसको अगर लागू किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पे जैसे संजीवनी के हिसाब से यूपीए सरकार की 75,000 करोड़ की ऋण माफी थी किसानों के लिए, वो कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूं कि एक संजीवनी का काम मोदी सरकार के लिए भी 2019 में कर सकता है। प्रोफेसर मिश्रा, संजीवनी का काम कर सकती है स्कीम 2019 चुनावों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ये? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कोई स्कीम लागू करती है तो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो खुल के कहती है कि मैं राजनीतिक पार्टी हूँ और मुझे राजनीति करनी है, और राजनीति समाज के लिए अच्छी चीज़ है, इसीलिए राजनीति है। तो अब गेम चेंजर होगा नहीं होगा ये तो डिपेंड करेगा सक्सेस पे, क्योंकि योजना बनती है, हम लोग जानते हैं कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, और एक सरकार के लिए इतने बड़े देश में किसी चीज़ को ठीक से लागू करना एक चुनौती है। उनकी मंशा अच्छी भी रहे लेकिन तब भी एक चुनौती है, और उस पर कितना सफल होते हैं तभी ये संजीवनी बनेगा। अगर वो सफल नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन, तो ये संजीवनी नहीं भी हो सकती है, ये पॉलिसी के लेवल पे बनी रह जाएगी। और अगर राज्यों के साथ मिलकर इस पूरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम को सफल बनाना है तो शायद बीजेपी के लिए तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर दुष्यंत नागर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक घोषणा चुनाव से पूर्व के वर्ष में किसी सरकार के लिए कोई नया जीवन दे सकती है, नए बहुमत के लिए आकर्षित कर सकती है। स्कीम है, लागू करने दीजिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर। जैसे दत्ता साहब ने बोला कि हाँ, अगर इसको पंचायत स्तर पर ले जाते हैं तो ये आने वाले समय में लाभकारी भी साबित हो सकती है। तो देखते हैं कहाँ तक इसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से सरकार करती है, या सिर्फ घोषणा कर देती है। देखिए, सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक एमपी अपने क्षेत्र में एक आदर्श गांव स्थापित करेगा, आज तक तो हुआ नहीं, 4 वर्ष हो गए। तो आप पॉजिटिव हैं कि आप कह रहे हैं कि देखते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी आप अपना रहे हैं? जी, वेट एंड वॉच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की इस खास पेशकश में बस समय इतना ही बाकी है, लेकिन एक बार फिर से आपके साथ शामिल होंगे जी बिजनेस स्पेशल में एक और बड़े मुद्दे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।